प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब मोहन राकेश जी द्वारा रचित पाठ सिपाही की मां से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आर्ट, साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक होगा। तो आइए सबसे पहले हम सब बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। तो सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो वो है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी एक जो है कहानीकार हैं और ये जो है कहानी की कौन सी विधा है सिपाही की माँ? तो ये जो है एकांकी नाटक है। नाटक की कौन सी प्रकार का है? ये एकांकी नाटक है। तो ये भी पूछा गया है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये उनके द्वारा रचित नाटक संग्रह है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये कथन जो ईसाई लड़कियां थीं, जो लड़कियां आई हुई थीं, उन लड़कियों का ये कथन है। वे जो है बिस्नी देवी से संवाद के दौरान वो बताती है। तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये सिपाही की मां नामक पाठ से लिया गया है। मोहन राकेश और नामवर सिंह ने किस नाम से रचना की है? तो मोहन राकेश जी और नामवर सिंह जी ने एक ही नाम से रचना की है, वो नाम है बकलम खुद। तो मोहन राकेश जी ने बकलम खुद नाम से ललित निबंध लिखा है और जो मोहन राकेश जी का निबंध है वो सिर्फ निबंध है, वो जो है ललित निबंध नहीं है। रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ है? तो रंगून जो है बर्मा में है, ये बर्मा की राजधानी है रंगून। रंगून या यमगुन। सिपाही की माँ एकांकी की कथावस्तु किस वर्ग की कथावस्तु है? तो सिपाही की माँ एकांकी की कथावस्तु किस वर्ग की कथावस्तु है, अर्थात ये किस वर्ग की कहानी इसमें लिखी गई है। तो किस वर्ग की आप इसमें कहानी लिखी गई है? तो निम्न मध्यम वर्ग की ये कहानी है। अर्थात जो ये कथावस्तु है, जो कथा है, ये किस वर्ग की है, किस वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है? तो ये निम्न मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है और ये पूछा भी गया है। मुन्नी कौन है? तो मुन्नी कौन है? तो मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी है और मानक की बहन है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो जब ये कहानी शुरू होती है उसमें बिस्नी देवी चारपाई पर बैठ करके कौन सा काम कर रही थी? तो वो जो है चरखे से सूत काट रही थी। क्या कर रही थी? चरखे से सूत काट रही थी। मोहन राकेश किस आंदोलन के हस्ताक्षर हैं? तो मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं? तो वो हैं नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो सिपाही की मां पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा किसके बारे में बताया गया है? दीनू कुम्हार के बारे में ऐसी बात कही गई है कि वो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है, अर्थात बहुत कमजोर व्यक्ति है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं मोहन राकेश जी। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम है? तो मोहन राकेश जी के पिताजी का क्या नाम है? करमचंद गुगलानी। इनके पिताजी का क्या नाम है? करमचंद गुगलानी। सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र हैं। सिपाही की मां एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो कुल 8 पात्र इसमें हैं। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो मोहन राकेश जी किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो वो थे 20वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती युग में। तो किस युग में है? तो 20वीं सदी के मतलब 20वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती मतलब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ये जो है प्रमुख नाटककार एवं कथाकार हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती की बेटी धन्नो कितने वर्ष की है? तो कुंती की बेटी धन्नो कितने वर्ष की है? तो कुंती की बेटी धन्नो अभी 13 वर्ष की उस कहानी में है। और बिस्नी की बेटी जो है मुन्नी कितने वर्ष की है? तो वो 14 वर्ष की है। मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। तो मोहन राकेश किसके लिए नहीं जाने जाते हैं? तो कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं। मोहन राकेश जी की जो प्रसिद्धि है वो कविता के लिए नहीं है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो वो एकांकी है। साहित्य की कौन सी विधा में ये सिपाही की मां लिखी गई है? तो एकांकी नाटक है। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों को के आगे डाल दूंगा? तो कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो ये कौन कहता है? ये सिपाही करता है। जिस सिपाही से मानक लड़ रहा था वो सिपाही कहता है कि मैं मानक को मारूंगा और उसकी लाश को ले जाकर चील कौवों के आगे डाल दूंगा। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया था? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। तो ये पूछा भी गया है कि सिपाही की मां नामक एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो किसे लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी नामक एकांकी संग्रह से लिया गया है, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को हुआ था।
मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? जब मानक घायल अवस्था में आता है तो उसकी माँ बिस्नी देवी उसे गर्म दूध पीने के लिए देती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे दूध नहीं पानी चाहिए। तो क्या मांगता है? पानी मांगता है मानक। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। ये किसने कहा? तो किसने कहा कि 13 दिनों तक हम सब भूखे प्यासे जंगली रास्तों से चलते रहे? तो ये कहा था ईसाई लड़कियों ने, जो 2 ईसाई लड़कियां बिस्नी देवी, कुंती देवी और मुन्नी के पास आए थे, उनसे जो है दाल चावल मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। तो उन लड़कियों ने ये बातें कही थी। इसमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो कौन सी कृति मोहन राकेश जी की है? जानवर और जानवर। कौन सी कृति है? जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, ये भी है। अंधेरे बंद कमरे, ये भी है। इतिहास और आलोचना, ये उनकी कृति नहीं है। कौन सी कृति नहीं है? इतिहास और आलोचना। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? अर्थात मुन्नी और मानक भाई बहन थे, उनकी माँ का क्या नाम था? तो उनकी माँ का नाम था बिस्नी देवी। सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही? सिपाही की माँ के कथावस्तु में लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो वो लड़ाई हो रही थी बर्मा में। कहाँ लड़ाई हो रही थी? बर्मा में लड़ाई चल रही थी। मुन्नी की अवस्था क्या है? तो मुन्नी की अवस्था क्या है? ये 2025 में पूछा गया है। तो मुन्नी कितने वर्ष की अवस्था की है? तो 14 वर्ष की अवस्था की है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो ये पड़ोसन है। किसकी पड़ोसन है? तो ये बिस्नी देवी की पड़ोसन है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मुन्नी जो है मानक की बहन, वो किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो वो करती है मंगलवार के दिन। वो कई बार मंगलवार के दिन, इस मंगलवार को चिट्ठी आएगी, उस मंगलवार को चिट्ठी आएगी, ऐसा वो कहती दिखाई पड़ती है। आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? तो इसमें जो डाक आया था उसमें चौधरी के लिए क्या आया था? तो पेंशन का मनी ऑर्डर आया था। चौधरी का क्या आया था? पेंशन का मनी ऑर्डर आया था उस डाक में। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो कौन सी मुन्नी की सहेली थी जो बैसाख में चली जाएगी? वो थी धन्नो। धन्नो की भी शादी तय हो गई थी और वो भी बैसाख में चली जाएगी। दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? तो दो आगंतुक लड़कियां अर्थात जो ईसाई लड़कियां दोनों आई थी, वो क्या मांग रही थी? तो वो दाल और चावल मांग रही थी। कह रही थी दाल चावल दे दीजिए माँ जी। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह किसका वाक्य था? तो यह किसका वाक्य था? तो वो लड़कियां जो है कह रही थी थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखेंगे, ऐसा कह के वो दाल चावल मांग रही थी खाने के लिए। मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? तो मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? मुन्नी को सवेरे उठकर गोबर लाने जाना था। कंडा बनाने के लिए गोबर लाने जाना था। किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो वो तारो नाम की एक लड़की थी जो मुन्नी की सहेली थी, उसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते थे, अर्थात उसके कड़े इतना चमकीले थे कि जैसा प्रतीत होता था जैसे तारे उसमें चमक रहे हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? आषाढ़ का एक दिन। नाटक संग्रह क्या है? आषाढ़ का एक दिन। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जानवर और जानवर शीर्षक रचना मोहन राकेश जी की है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, किसकी माँ पागल हो गई? तो किसकी माँ पागल हो गई थी इस कहानी में, इस एकांकी में? तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी। बिस्नी, मुन्नी, कुंती, मानक किस एकांकी के पात्र हैं? बिस्नी, मुन्नी और कुंती और मानक किस एकांकी के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं सिपाही की माँ के प्रमुख पात्र हैं। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? तो किस युद्ध में लड़ने के लिए बर्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की ये कहानी इसमें लिखी गई है, उसी की चर्चा की गई है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए और जापानी से लड़ने के लिए वो बर्मा गया था। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथावस्तु प्रस्तुत की गई है? तो सिपाही की माँ एकांकी में माँ और बेटी की कथावस्तु प्रस्तुत की गई। इसमें माँ और बेटी के इर्द गिर्द ही सारी एकांकी का जो कथावस्तु है वो घूमता है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? वो चिट्ठी के लिए जाती है, क्योंकि उसके भाई मानक की चिट्ठी बहुत दिनों से नहीं आई है, जिसके कारण वो चिट्ठी की आस में जाती है कि आज उसकी भाई की चिट्ठी आएगी। ये तो रहे बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस पाठ से संभावित रूप से बन सकते हैं। आइए अब देखते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सप्रश्न व्याख्या से संबंधित प्रश्नों को। मानक स्वयं को भैंसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? तो इस पाठ में आया हुआ मानक कहता है मैं भैंसी हूँ और जानवर हूँ और भैंसी और जानवर से बढ़कर हूँ, ऐसा मानक कहता है। सिपाही की माँ शीर्षक कहानी में मानक एक फौजी है। मानक क्या है? एक फौजी है। वह बर्मा में हिंदुस्तानी फौज की ओर से जापानी सेना से युद्ध कर रहा था। हिंदुस्तानी फौज की तरफ से मानक किससे लड़ रहा था? तो जापानी सेना से लड़ रहा था। हिंदुस्तानी फौज की तरफ से, अर्थात वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। मानक और दुश्मन सिपाही एक दूसरे को घायल करते हैं। तो लड़ाई होती है, मानक और जो दूसरा सिपाही था वो एक दूसरे को घायल करते हैं। मानक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। मानक कहाँ आता है? अपनी माँ के पास आता है और उसके चरणों में गिर पड़ता है।
दुश्मन सिपाही उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। तो जो उसका दुश्मन सिपाही था वो भी पीछा करते हुए मानक का वहां पर पहुंच जाता है। मानक की माँ मानक को बचाना चाहती है, तो जब मानक उसके पास आ जाता है तो उस मानक की माँ उसे बचाना चाहती है। इस पर दुश्मन सिपाही मानक को भैंसी और जानवर कहकर पुकारता है। तो जो सिपाही था वो जो है मानक की माँ बिस्नी देवी से कहता है कि ये आपका बेटा है, ये बहुत भैंसी और जानवर की तरह से व्यवहार करता है, इसने ना जाने कितने सैनिकों का कत्ल किया है, इसने ना जाने कितने सैनिकों को मारा है। मानक का पौरुष जाग उठता है, मानक का पौरुष जाग उठता है और वो कहता है, तो घायल अवस्था में वह खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है। मानक का पौरुष, मानक को गुस्सा आता है इस बात को सुन करके और वो खड़ा होता है और सिपाही को मारना चाहता है। और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को बासी और जानवर से बढ़कर कहता है, और क्रोध की अवस्था में वो कहता है, जब सिपाही कहता है कि ये आपका बेटा है, ये भैंसी और जानवर है और उससे बढ़कर भी है, तो मानक कहता है कि हाँ मैं भैंसी हूँ, मैं जानवर हूँ और भैंसी और जानवर से बढ़कर हूँ। ऐसा मानक कहता है उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, और गुस्से में कहता है। मानक का ऐसा कहना अतिशयोक्त नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसका यह कहना यथार्थ है। अर्थात जो सैनिक होते हैं वो अपने सामने वाले सैनिक को डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। दर्शकों की नजर में मानक की उक्ति प्रभावकारी एवं आकर्षक है। तो लेखक कहता है कि दर्शक की नजर में मानक की यह उक्ति प्रभावकारी एवं आकर्षक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों फौज में थे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन वाली फौज में थे, तो इसीलिए दुश्मन की फौज में थे तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर से जापानी पक्ष के थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, दो सेना आपस में लड़ रही है और दोनों सेना के एक एक लोग हैं, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। चूंकि दो सेना के लोग थे और दोनों सेना आपस में लड़ रही थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अब व्याख्या से संबंधित प्रश्न देखते हैं। नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है और ये व्याख्या के लिए पूछा जाता है, साप्रसंग व्याख्या के लिए पूछा जाता है। तो लिखना कैसा है इसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की मां शीर्षक एकांकी से ली गई हैं। तो किससे ली गई हैं? मोहन राकेश जी द्वारा रचित सिपाही की मां नामक एकांकी से ली गई हैं। मानक की प्रतीक्षा में बिस्नी और मुन्नी पड़ोसन कुंती से बातचीत कर रही हैं। तो मानक की प्रतीक्षा में बिस्नी और मुन्नी किससे बातचीत कर रही हैं? अपनी पड़ोसन मुन्नी से बात कर रही हैं। इसी बीच दो नौजवान लड़कियां भिक्षा मांगने बिस्नी के समक्ष आ जाती हैं। तो ये सब आपस में बात कर रहे थे, इसी दौरान दो सारी लड़कियां इनके पास भिक्षा मांगने के लिए आती हैं। बातचीत के क्रम में मालूम होता है कि दोनों लड़कियां बर्मा में होने वाली लड़ाई से जान बचाकर भागकर आई हैं। तो बातचीत के क्रम में पता चलता है ये दोनों लड़कियां बर्मा से आई हैं और वहां चल रही लड़ाई के कारण अपनी जान बचाकर भागकर आई हैं। बर्मा में अंग्रेजी और जापानी सेना के बीच युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच युद्ध चल रहा था? तो अंग्रेजी सेना और जापानी सेना के बीच युद्ध चल रहा था। क्योंकि मानक जो है यहाँ पर भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो मानक जो है अंग्रेजों की तरफ से जापानी सेना से लड़ रहा था। मानक भी बर्मा की लड़ाई में एक फौजी है। मानक क्या है? बर्मा की लड़ाई में एक फौजी है जो अंग्रेजों की तरफ से भारत के लिए लड़ रहा था। तर्क वितर्क के प्रसंग में बर्मी लड़कियां यह बताना चाहती हैं कि फौज से कोई फौजी भागकर नहीं आ सकता। आपस में तर्क वितर्क होती है, वो बताती हैं। तो बर्मी लड़कियां बताती हैं कि वहां से कोई भागकर नहीं आ सकता। जब जो है मुन्नी कहती है कि वहां से जो है मानक भी भागकर आ जाए, तो वो कहती हैं कि नहीं, फौज से कोई भागकर नहीं आ सकता, जो फौज से भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऐसी बात वो लड़कियां कहती हैं और कहती हैं कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसी बातचीत के क्रम में वो जो सेना का नियम है उसको वो बताती हैं। इससे जो है बिस्नी देवी को बहुत धक्का लगता है और वो कहती है कि नहीं, जो है कोई फौजी फौज छोड़कर भागेगा क्यों ही? जब लड़ाई समाप्त होगी तो उसे छुट्टी मिलेगी, तो वो छुट्टी लेकर के आएगा। अर्थात उसे डर लगता है कहीं भागेगा तो मार दिया जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने सेना के नियमों एवं सेना से भागने पर फौजियों के साथ व्यवहार की चर्चा की है। तो लेखक ने जो फौज का नियम है उसकी चर्चा की है और फौज से भागने पर जो उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसकी भी चर्चा किया है। लेखक कहना चाहता है कि एक सही फौजी युद्ध से भागता नहीं है और उसके भागने का परिणाम भी बुरा होता है। तो लेखक बताता है कि जो है एक सच्चा फौजी युद्ध से कभी पीठ दिखाकर भागता नहीं, अगर वो भागता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। दूसरी जो व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बर घर देखकर ही क्या करना है कुंती। तो बिस्नी देवी का यह कथन है कि बर घर देखकर ही क्या करना है कुंती। मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे तो पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो बिस्नी देवी कहती है, जब कुंती बिस्नी देवी से कहती है कि मैं तेरी बेटी मुन्नी के लिए बर देखती हूँ, तो
जब भी मानक आएगा तुम शादी कर देना। तो बिस्नी देवी कहती है कि बर घर देखकर ही क्या करना है कुंती। तो कुंती से बिस्नी देवी कहती है कि तुम शादी तय भी कर दोगी, बर भी देख लोगी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मानक आएगा तभी इसकी शादी हो सकती है, क्योंकि हमारे हाथ खाली हैं। आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़ गए हैं, अर्थात आजकल लोगों की जो है डिमांड कितनी ज्यादा हो गई है शादी के संबंध में, और शादी में खर्चे भी बहुत होते हैं। तो इसको इस तरह से लिखना है व्यवस्थित रूप से। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश जी द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ से ली गई है। तो किससे ली गई है? सिपाही की माँ नामक एकांकी से लिया गया है, और ये किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। तो दोनों बातें लिखनी है व्याख्या करने से पहले। कुंती से बातचीत करते हुए बिस्नी कहती है कि मुन्नी के लिए बर घर देखकर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे हाथ में पैसा नहीं है, महंगाई भी बढ़ गई है, मानक का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो आए तो बहन की शादी का खर्चा उठाए। तो वही बात कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम घर भर देख भी लोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आजकल लोगों के पास बहुत ज्यादा डिमांड हो गए हैं, खर्चे भी बढ़ गए हैं। यह कथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक दशा को बयां करती है। तो लेखक ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक दशा को बयां करने के लिए इस बात को रखा है। उसके सारे सपने एक व्यक्ति मानक पर टिके हुए हैं। तो उस परिवार का सारा जो सपना है किस पर टिका हुआ है? वो मानक पर टिका हुआ है। साथ ही साथ लेखक ने दहेज प्रथा एवं महंगाई पर भी चोट की है। तो लेखक ने ये दिखाने का भी प्रयास किया है कि समाज में कैसी बातें चल रही हैं, अर्थात शादी में कितने खर्चे हो गए हैं, और पैसे ना होने के कारण किस तरह से शादियां जो है टलती रहती हैं। सिपाही की माँ की कथा वस्तु सारांश प्रस्तुत करें। तो सिपाही की माँ की कथा वस्तु अर्थात सारांश लिखने के लिए कहा गया है। जैसे प्रस्तुत एकांकी सिपाही की माँ मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत एकांकी उनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। तो किससे ली गई है? अंडे के छिलके तथा एक अन्य एकांकी से ली गई है। तो इसका भी जिक्र करना है। एकांकी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी रचना है। तो एकांकी कैसी रचना होती है? इसमें एक ही अंक होते हैं और ये बहुत छोटी रचना होती है, और उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती है। तो एकांकी की तुलना किसे की जाती है? प्रायः कहानी से की जाती है। मोहन राकेश को इस आर्थिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथावस्तु प्रस्तुत की है। तो मोहन राकेश जी ने इस कहानी में किस वर्ग की कहानी लिखी है? निम्न मध्यम वर्ग की कहानी लिखी है, और इसमें माँ बेटी की कथावस्तु भी लिखी है। जिसके घर पर इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने गया है, उसी पर घर को पूरी आशा टिकी है। तो लेखक ने लिखा है कि जिस परिवार का लड़का मोर्चे पर लड़ने गया है, उस परिवार की सारी आशाएं उसी पर टिकी हुई है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर अपनी बहन के हाथ पीला कर सके, इस पर टिकी हुई है कि वो लड़ाई के मोर्चे से कमाकर आए और अपनी बहन की हाथ पीला कर सके। माँ और छाया की तरह लगी बेटी के भीतर की वह आशा है जो बेटी से जुड़ी हुई है। अनेक रूप रंग ग्रहण करते हुए रचना अपने अंत में यह गहरा विषाद मन पर छोड़ जाता है कि लेखक ने इस कहानी में इस तरह से लिखा है कि जो मानक है वो जो है एकमात्र सहारा बिस्नी देवी का और मुनि देवी का है, और मानक का जो इस पाठ में जो बिस्नी देवी सपना देखती है, और उस सपने में मानक का ऐसा प्रतीत होता है कि मानक लड़ाई में मारा जाता है। तो लेखक कहता है कि ये कहानी एक दुखांत, इस कहानी का अंत जो है एक दुखांत रूप में होता है, मतलब इसमें सुखांत रूप में नहीं होता है। अगर कहानी वहीं पर दिखा दिया जाता, मुन्नी देवी के सामने ही वो जो है सैनिक जो है, जो सिपाही जिससे मानक लड़ रहा था उसको मार देता, तो ये कहानी एक तरह से सुखांत हो जाती। लेकिन फिर भी जो है बिस्नी देवी को संतोष नहीं होता, क्योंकि वो उसका जो प्रेम था उस सिपाही के प्रति भी झलक रहा है इस कहानी में। अगला जो प्रश्न है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? क्योंकि उसकी बेटी का विवाह करना था। उसकी बेटी मुन्नी जो है विवाह के लायक हो गई थी, इसलिए उसकी शादी के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए जो है बिस्नी देवी मानक को जो है लड़ाई में भेजती है। मानक अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए, अतः बिस्नी पैसा कमाने हेतु अपने पुत्र मानक को लड़ाई में भेजती है। अगला प्रश्न है, मुन्नी और बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं? तो मुन्नी और बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो मानक के पत्र की प्रतीक्षा है। मानक बिस्नी का पुत्र है जो बर्मा में युद्ध के मोर्चे पर तैनात है। बहुत दिनों से उसकी चिट्ठी नहीं आई थी, अतः मुन्नी और बिस्नी पत्र आने की प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? पत्र आने की। युद्ध में अनगिनत लोग मारे गए, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, अतः उन्हें यह शंका सता रही थी कि कहीं मानक का भी हश्र अन्य सिपाहियों की तरह ना हो जाए। दोनों को डर लग रहा था कि कहीं मानक का भी हश्र अन्य सिपाहियों की तरह ना हो जाए जो युद्ध में मारे गए थे। सप्रसंग व्याख्या के लिए एक और इम्पोर्टेंट है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, इस साल के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस साल के लिए ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश जी द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ से उद्धृत है। तो कहाँ से लिया गया है ये पंक्ति? मोहन राकेश जी द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ से लिया गया है। इसमें लेखक ने युद्ध की विभीषिका
और मानव हृदय के विषाद को मूक बाणी दी है। तो युद्ध की विभीषिका के बारे में इसमें लिखा है और मानव की मूक बाणी के बारे में भी लिखा है। मानक की माँ बिस्नी रात में सोई हुई है। सपने में देखती है कि मानक घायल होकर उसके पांव पर गिर पड़ता है। तो ये देखती है बिस्नी देवी कि मानक घायल होकर उसके पांव पर गिर पड़ता है। दूसरा सैनिक इसको मार डालना चाहता है। जो दूसरा सैनिक है, इस माँ मानक को उससे बचाती है। तो जो माँ है वो मानक को उससे बचाती है, सिपाही से बचाती है। मानक अचानक उठ खड़ा होता है। मानक जब उसे बचाती है माँ, तो मानक अचानक उठ खड़ा होता है और उस सैनिक का काम तमाम कर देना चाहता है। मानक उठता है और उस सैनिक को मारना चाहता है। माँ उसके बीच में आ जाती है और मानक से कहती है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो जो बिस्नी देवी है वो उस सिपाही की स्थिति को महसूस करती है। वो समझती है कि यह भी सिपाही जिस तरह से मानक अपनी बहन की शादी के लिए जो है फौज में भर्ती हुआ, उसी तरह से ये भी गरीब आदमी है और गरीब आदमी ही फौज में भर्ती होता है। तो इसकी भी ढेर सारी समस्याएं हैं। उसकी माँ इसके पीछे पागल हो गई है। तो बिस्नी देवी सपने में कहती है कि उसकी माँ, इस सिपाही की माँ सपने में मतलब बताती है कि वो जो है इसके पीछे पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। तो बिस्नी देवी कहती है कि इसके घर में बच्चा होने वाला है, वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। तो बिस्नी देवी उस सिपाही को भी बचाती है और यह कहते हुए बचाती है कि इसकी माँ पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, इसकी बीवी अगर ये मर गया तो इसकी बीवी भी जो है फांसी लगा के मर जाएगी। तो इस तरह से ये बातें कह करके मानक से ये बातें कह करके वो जो है सिपाही को बचाने का प्रयास करती है। इस उदाहरण में लेखक ने स्पष्ट किया है कि दुखिया ही दुखिया की गति को जानती है। तो इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक दुखियारी ही उस तरह के दुख का अनुभूति कर सकती है। अब प्रश्न आया है कि मुन्नी कौन है? तो मुन्नी कौन है? मुन्नी जो है बिस्नी देवी की पुत्री है और मानक की बहन है। मुन्नी सिपाही की माँ शीर्षक कहानी की एक प्रमुख स्त्री पात्र है। वह प्रेम, ममता और स्नेह की मूर्ति है। मुन्नी अपने भाई को जान से अधिक प्यार करती है। उसका भाई ही उसका संबल है। मुन्नी की सहेलियों की शादी हो चुकी है। तो मुन्नी की सहेलियों की शादी हो चुकी है। उनकी सहेलियों की शादी के अवसर पर कड़े दी गई जो सुंदर और मनमोहक है। तो मुन्नी बताती है कि उसके सहेलियों की शादी में उनको कड़े मिले हैं जो बहुत सुंदर और मनमोहक है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि भैया लौटकर आएंगे और उसके लिए तारों और बंतों से भी अधिक सुंदर कड़े लेकर आएंगे। तो बिस्नी देवी बताती है कि तेरे भैया जब आएंगे तो उस वो जो है ये तारों और बंतों जो उसकी सहेलियां उनके कड़ों से भी अच्छे कड़े लाएंगे। ऐसा कहा करके बिस्नी देवी उस मुन्नी देवी को जो है लालसा दिलाती है। वह भोली, निश्चल और साहसी है। जो बिस्नी देवी है मतलब बिस्नी की बेटी मुन्नी है, वो बहुत भोली है और निश्चल है, उसमें कोई छल नहीं है और बहुत साहसी है। इन पंक्तियों में लेखक ने मुन्नी की प्रकृत स्वभाव, निश्चल भावना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। अर्थात जो मुन्नी है वो निश्चित रूप से उसकी जो प्रकृति है वो निश्चल है और वो जो है उसकी भावना जो है बहुत कोमल है। उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति बहुत कोमल है। ऐसा दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। वो भोली भाली है, ऐसा दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। अब देखते हैं एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। तो एकांकी और नाटक में अंतर देखते हैं क्योंकि ये पूछा भी गया है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। एकांकी एक अंक होता है। तो एकांकी में क्या होता है? एक ही अंक होता है जी। जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। जैसे ये जो है, जैसे आप सब देखेंगे उसको क्या नाम है, उसने कहा था। तो उसने कहा था को देखेंगे तो वो जो है एक तरह से नाटक है। उसमें जो है 5 जो है अंक हैं और विभिन्न पाँचों अंकों में विभिन्न दृश्य दिखाए गए हैं। तो उसी तरह से जो एकांकी होता है उसमें एक ही जो है अंक होता है और एक ही अंक में कई दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जबकि जो नाटक होता है उसमें अनेक दृश्य होते हैं, मतलब अनेक अंक होते हैं और एक अंक के अंतर्गत अनेक दृश्य होते हैं। एकांकी में एक ही अंक में अनेक दृश्यों का समायोजन होता है। अर्थात एकांकी में एक ही अंक होता है और उसके अंतर्गत अनेक दृश्य समायोजित किए जाते हैं। जबकि नाटक में प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभक्त होता है। अर्थात ये कहा जाए कि जो एकांकी के कई दृश्य होते हैं उनको शामिल करके एक नाटक कहा जा सकता है। अर्थात नाटक जो होता है उसमें कई जो है अंक होते हैं और प्रत्येक अंक में कई दृश्य दिखाए जाते हैं, मतलब कई घटनाएं दिखाई जाती हैं। एकांकी में यथासंभव या यथासाध्य जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है। चूंकि एकांकी छोटी होती है, इसमें जो है जो जरूरी घटनाएं होती हैं उन्हीं को दिखाने का प्रयास किया जाता है। जबकि नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार के साथ चित्रित करने का अवसर होता है। तो जो नाटक होता है उसमें देश काल की घटना और वातावरण को दिखाने का थोड़ा ज्यादा मतलब समय मिलता है। कुंती का परिचय आप किस तरह से देंगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुंती कौन है। तो कुंती का परिचय आप किस तरह से देंगे? तो कुंती जो है बिस्नी देवी की जो है पड़ोसन है। कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी का एक प्रमुख स्त्री पात्र है और वह सिपाही की माँ बिस्नी की पड़ोसन है। तो कुंती कौन है? सिपाही की माँ बिस्नी की पड़ोसन है। वह सहृदय और तीक्ष्ण बुद्धि की नारी है। तो कैसी है, उसकी विशेषता क्या है? वह सहृदय है अर्थात प्रेम करने वाली है और तीक्ष्ण बुद्धि की नारी है। वह
बिस्नी से सकुशल क्षेम पूछने आई। तो वो किस लिए आई थी बिस्नी के पास? उसका कुशल क्षेम पूछने आई थी। वह मुन्नी की शादी की बात करती है। जब आती है तो एक दूसरे से बातचीत में वो मुन्नी की शादी की बात करती है, उसके लिए घर भर देखने की बात करती है। बिस्नी के कहने पर वह मानक के लौट कर आने पर ही इस पर विचार किया जाएगा। तो जब बिस्नी देवी कहती है कि वो जब कुंती मुन्नी की शादी की बात करती है, तो बिस्नी देवी कहती है कि जब मानक लौट कर आएगा तभी इस बात पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे हाथ खाली हैं। बिस्नी के प्रति कुंती सहानुभूति दिखलाती है। तो बिस्नी देवी के प्रति, चूंकि उसका बेटा लड़ाई पर गया था, इसलिए जो है कुंती जो है बिस्नी देवी के प्रति सहानुभूति दिखलाती है और कहती है कि तू इस तरह दिल को क्यों छोटा कर रही है। जो कुंती है वो बिस्नी से कहती है कि तुम इस तरह अपना दिल क्यों छोटा कर रही है। जब बिस्नी कहती है कि मानक आएगा तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमारे हाथ खाली हैं, तो वो कहती है तुम अपना दिल छोटा मत करो। मानक बर्मा से सकुशल लौटकर आएगा। उसे बर्मी लड़कियों के पहनावा ओढ़ावा और कार्य से भी नफरत है। तो जो है बर्मी लड़कियां जो आई हुई थी, उनका पहनावा ओढ़ावा थोड़ा बेढंगा था, ये यहाँ की संस्कृति से थोड़ा मेल नहीं खाता था, इसलिए ये जो है कुंती जो है उससे नफरत करती है। उसकी भाषा में, उसकी बातचीत से ऐसा प्रकट होता है। बर्मी लड़कियों को भीख मांगते देखकर वह गुस्से में आकर कहती है, हाय रे राम, ये लड़कियां हैं। तो जब लड़कियों को देखती है कि वो भीख मांग रही हैं और उनके पहनावा ओढ़ावा को देख करके वो कहती है कि हाय रे राम, ये कैसी लड़कियां हैं। सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं, कैसे? तो प्रश्न आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे? तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। मानक गरीबी और ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु युद्ध में भाग लेता है। तो मानक युद्ध में क्यों भाग लेता है? क्योंकि वो गरीब था और उसके घर विभिन्न समस्याएं थी, उसको अपनी बहन की शादी करनी थी, इसलिए वो युद्ध में जाता है। उसकी बूढ़ी माँ और बहन उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो जो जब वो युद्ध में जाता है तो उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहन मुन्नी उसकी प्रतीक्षा करते हैं। वह घर का एकमात्र सहारा है। तो जो मानक है वो घर का एकमात्र सहारा है, वही कमाने वाला है, और मुन्नी के जो है पिताजी नहीं। यही स्थिति उस सिपाही की माँ की भी है। तो लेखक कहता है, लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जितने भी सिपाही होते हैं, कमोबेश सभी के घर की यही स्थिति होती है। तो लेखक ने लिखा है कि वही स्थिति सिपाही के माँ की भी है, अर्थात उसके घर भी वही एकमात्र सहारा है। मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। वो जो है सिपाही जो है किस वर्ग से आता है? तो वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। युद्ध का समाचार सुन माँ पागल हो जाएगी। तो बिस्नी देवी कहती है मानक से कि जब मानक उसे मारना चाहता है तो कहता है कि यदि युद्ध का समाचार सुन करके कि उसका बेटा जो सिपाही के माँ है वो पागल हो गई है, ऐसा बिस्नी देवी कहती है। मुन्नी राह देखते देखते थक चुकी है। तो इस कहानी में मुन्नी जो है राह देख अपने भाई के पत्र की राह देखते देखते थक चुकी है और भाई के आने की प्रतीक्षा में थक चुकी है। सिपाही ही उनका सहारा है। सिपाही ही उनका सहारा है। उसकी मौत से इस परिवार का अंत निश्चित है। तो लेखक बताता है कि दिखाने का प्रयास करता है कि जो सिपाही की माँ है वो भी अपने बेटे की राह देखते देखते थक चुकी है, और सिपाही ही उसका एकमात्र सहारा, अर्थात उस परिवार का सहारा, वो जो सिपाही जिसका जिक्र इसमें है, तो वही एक सहारा है। उसकी बीबी का भी वही एक सहारा है। अतः मानक और सिपाही के घर की स्थिति भिन्न नहीं है, अर्थात दोनों के घर की स्थिति समान है। जिस तरह से बिस्नी और मुन्नी का एकमात्र सहारा जो है वो मानक है, उसी तरह से जो वो सिपाही की माँ है और उसकी पत्नी है, उसका एकमात्र सहारा ये सिपाही ही है। ऐसा दिखाने की, ऐसे दोनों परिवार में समानता दिखाने का प्रयास करता है लेखक, और ये बताने का प्रयास करता है कि दोनों गरीब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ने इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा है और समझा है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना भी है, और ये आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ी हुई जो भी सूचना है उसको प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सारी सूचनाएं तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।